वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है डिकर्वेंस डिजीज़। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन या थिकनिंग हो जाती है साइनोवियल लाइनिंग ऑफ द कॉमन टेंडन और कॉमन शीट ऑफ द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेवियस। इसको डिकर्वेंस टीनोसाइनोवाइटिस भी इसलिए कहते हैं कि टेंडन की जो शीट है उसकी साइनोवियल लाइनिंग या उसकी जो साइनोवियल शीट है टेंडन की उसमें इन्फ्लेमेशन या थिकनिंग होने लग जाती है। ठीक है, ये हमारे पास है डिकर्वेंस डिजीज ऑल्सो नोन एज हॉफमैन्स डिजीज भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसके कुछ बेसिक कॉजेज हैं। वो क्या हो सकते हैं कि रिपीटेटिव मूवमेंट्स, एक बंदा अब बेसिकली यहाँ पे जो इन्वॉल्व हुई हुई हमारी फिंगर है वो बेसिकली थंब है। मतलब जो इन्वॉल्व थंब या जो हमारे पास जिस रीजन पे हमारे पास इफेक्ट आ रहा है इस थिकनिंग या इन्फ्लेमेशन का, वो हमारे पास थंब रीजन है। ठीक है, वो हमारे पास थंब रीजन है, पॉलिसिस रीजन है। ठीक है, अब हुआ ये पॉलिसिस रीजन, ठीक है, बेसिकली हाइपोथेनार का रीजन होता है। ठीक है, सो बेसिकली अब कॉजेज की बेसिक बात की जाए तो रिपीटेटिव मूवमेंट्स, प्रेगनेंसी, डायबिटीज, 40 इयर्स ओल्ड और अर्थराइटिस, बेसिक ये सारी कॉजेज हैं जो हमारे पास आ रही होती हैं। बार बार रिपीटेटिव मूवमेंट्स या रिपीटिशन या ओवर यूज़ की वजह से जो हमारे पास आएगी डिजीज़ वो हमारे पास आ सकती है, या टेंडन की इन्फ्लेमेशन या थिकनिंग हो सकती है रिपीटेटिव मूवमेंट्स की वजह से। प्रेगनेंसी, बेसिकली प्रेगनेंसी में बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर मदर में बहुत ज़्यादा चेंजेस ऐसे आने लग गए हैं कि मोस्ट कॉमनली थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके हमारे पास ये हो रहा होता है कि लाइक उस टाइम ये हो रहा होता है कि बहुत सी जगह की थिकनिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन तो बहुत हो रही थी तो एडिमा कॉज हो रहा होता है। ठीक है, तो अगर एक्सट्रीमिटीज़ का एडिमा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में भी डिकर्वेंस डिजीज़ होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है डायबिटीज़। डायबिटीज़ बेसिकली हमारे पास है। फिर अगर एजिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 40 इयर्स अबव अगर पेशेंट है तो वो भी हमारे पास, जाहिर सी बात है, एज के साथ साथ भी आपकी डिजनरेटिव कुछ चेंजेस आ रहे होंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और थिकनिंग आ रही होगी। अर्थराइटिस तो बेसिकली मेन कॉज है, क्योंकि हमारे पास बार बार अगर हम कहते हैं कि दो बोन्स, या आप कहते हो कि बार बार हमारे पास दो बोन्स की क्या कह सकते हैं कि आप फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है दो बोन्स के बीच में, या बार बार वो इन कॉन्टैक्ट आती है एक दूसरे के, तो तब भी हमारे पास क्या होगा कि थिकनिंग कॉज होगी। ठीक है, मेन साइंस और सिम्टम्स जो है वो हमारे पास ये आ जाती है। पेन आ जाती है, थंब की एक्सटेंशन एबडक्शन करते हुए रेजिस्टेड। ठीक है, फिंकलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव आता है। बेसिकली फिंकलस्टीन टेस्ट में पेन आती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से अपने हैंड्स दिखाऊं तो यूँ थंब को यूँ करते हैं और यहाँ से हाथ को बंद किया। ठीक है, एंड देन यू कैन डू दिस position, you can say that you can go in a ulnar direction। ठीक है, अपने हाथ को अपने अल्नर डायरेक्शन में जैसे लेके जाना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर तो यहाँ पे इस एरिया में या स्नफ बॉक्स के एरिया में, या आप कह सकते हो कि ये जो सारा रीजन है, अगर थंब का जो नीचे जा रहे हैं सारे टेंडन, अगर इस रीजन में आपको पेन फील हो रही है तो बेसिकली आपका फिंकलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव है और आप डिकर्वेंस डिजीज की काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना, आप ये कह सकते हो कि पता चल जाता है हमें यही है। ठीक है, लोकल टेंडननेस पल्पेशन पे भी होती है हमारे पास, या टेंडन स्ट्रेच करते हुए। क्रैपिटस बेसिकली बबलिंग सी साउंड आती है जब आप मूव कर रहे हैं फिंगर को, या जब आप थंब को मूव करेंगे रिपीटेटिव मूवमेंट्स में। ठीक है, अच्छा अब ये एक मेन साइन है जिसको कैनावल साइन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली 4 चीज़ों से मिलकर बना है। सॉसेज डिजिट, सॉसेज डिजिट का मतलब बेसिकली स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये एक सॉसेज सी डिजिट बन जाती है हमारे पास थंब का एरिया। ठीक है, पेन आती है पैसिव एक्सटेंशन के साथ, पेन आती है पल्पेशन पे, और फिंगर जो होती है वो ज़्यादातर पैसिव फ्लेक्शन में रहेगी। ठीक है, हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस भी देख लेंगे। ठीक है, अच्छा मैनेजमेंट पे आते हैं तो बेसिकली मेन जो होती है वो फ्रिक्शन मसाज होता है, तो हम टेंडन को लेंथन पोजीशन में रख के कर रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप फ्रिक्शन के लिए कोई इक्विपमेंट्स या वो आपकी कह सकते हैं कोई टूल्स वगैरह यूज़ करके तब भी मसाज दे सकते हैं, या आप हैंड से भी दे सकते हैं। ठीक है, आइस एंड हीट पैक्स अब इफ रिक्वायर्ड, कंडीशन पे डिपेंड करता है किस तरह की कंडीशन है कि आपने देना है कि नहीं। ठीक है, इमोबिलाइजेशन स्प्लिंट्स के थ्रू, जाहिर सी बात है अगर स्प्लिंट्स हमें चाहिए तो हम वहाँ पे इमोबिलाइज करने के लिए हम स्प्लिंट्स दे सकते हैं। ठीक है, हम मोस्टली जो थंब के स्प्लिंट्स यूज़ कर रहे होते हैं हम, वो यही हो रहे थे कि या तो आप फोरआर्म को यूज़ करके ना एक ब्रेस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे हम रिड्यूस कर रहे थे अल्नर डेविएशन को और थंब की मूवमेंट को। ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ हद तक जो है ना हम कर सके। पर
स्प्लिंट का यूज़ भी आप बहुत सी रिसर्चेज ये कहती हैं कि करना चाहिए, बहुत सी रिसर्चेज नहीं कहती, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की इंजेक्शन अगर पेशेंट की कंडीशन बार बार हो रही है, ठीक है, रिपीटेटिव है, प्रोग्रेसिव है और हमारे पास केसेस बार बार रिपोर्ट हो रहा है, तो फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। एनसेड्स आ गया आपके पास, ठीक है, आपके पास स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज आ गई हैं, आपकी सारी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं, नर्व्स की ग्लाइड है, मोस्टली रेडियल नर्व की ग्लाइड्स देते हैं, ठीक है। और जो टेपिंग है, सर्जरीज वगैरह, और सर्जरीज उन केसेस में जहाँ पे आपकी कंडीशन बहुत स्वेयर होगी है, ठीक है, वहाँ पे आप देते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, इसको मैंने इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, पर ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। इसकी मैं कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स बताती हूँ, ठीक है, पिक्चर्स को देखें। कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं, इट इज कंफ्यूज विद रोमेटॉइड अर्थराइटिस। मेन कॉम्प्लिकेशन यही है। हीलिंग के दौरान ना हम लोग समझ रहे थे कि शायद ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस और इसको मेडिकेशन के थ्रू ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, पर मोस्ट कॉमनली ये होता है कि मेडिकेशन भी, और दूसरा ये कि इतनी ज़्यादा डिजेनरेटिव डिजीज़ है कि लाइक अगर आपको पता नहीं चलेगा कि ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से हो रहा है या आपका रिकरेंस डिजीज़ है, तो आपकी कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो मेनली जो होता है वो सोनोग्राफी यूज़ हो रही है कि टेंडन की पैथोलॉजी को पता कर सके, ठीक है। और ये डिटरमाइन करती है बहुत सी नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी, मेटाबॉलिक, इन्फेक्टियस रिस्क के डिसऑर्डर्स को, ठीक है। मतलब यही है कि सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि अगर टेंडन की पैथोलॉजी इन्वॉल्व है तो कितने जगह पे इन्वॉल्व है, कितने इन्फ्लेमेशन है, कितने ज़्यादा मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कितने इन्फेक्टियस डिसऑर्डर्स है जो रिस्ट के इर्द गिर्द है। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम रोमेटॉइड अर्थराइटिस और आप क्या कहते हैं, डिक्वेंस डिसीज़ को, ठीक है। ये हमारे पास जो मेन कंडीशन थी ना वो यही थी, और ये मेन कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, ठीक है। फिर आ जाती है इंजरी की प्रिवेंशन। इंजरी की मेनली जो प्रिवेंशन है ना वो हम यही करते हैं, सीजेशन कर देते हैं रिपीटेटिव एक्टिविटी की पेशेंट की। हम कहते हैं कि आप बंद करते हैं बार बार रिपीटेशन, या आप ये कह सकते हैं कि प्रॉपर इनहिबिशन प्रोसेस आप करते हैं कि आपने इतना टाइम एक्टिविटी करने के बाद आपने एक्टिविटी स्टॉप करनी है, फिर आपने एक्टिविटी करनी है, फिर इस तरह से, ठीक है। और फॉलो कर देते हैं हम रिडक्शन इन मूवमेंट्स, वही जिस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता उसको बोलेंगे कि आपने अपनी वो मूवमेंट्स कम कर देनी है या ख़त्म ही कर देनी है। मोस्टली तो स्टार्ट में ख़त्म करवा देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, जिनसे पेन या आपको सिम्टम्स एग्रवेट हो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वो एथलीट है और उसका काम ही यही है कि उसे रिपीटेटिव एक्टिविटी करना है, तो आपने उसको एजुकेट करना है कि एटलीस्ट आपने तब तक जब तक आपकी डिजीज़ में या आप कह सकते स्वेरिटी कम नहीं हो जाती तब तक आपने बिल्कुल भी इसको रिपीटेटिव एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। और फिर अब हम लास्ट में एक थोड़ी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखें और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखें ना तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये वाला जो रीजन है ना बेसिकली यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है इस शीट में, ठीक है। ये बेसिकली हम मैं मेन बात करूँ तो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में हमारे पास जो होती है ना वो स्वेलिंग आ रही होती है, जिसकी वजह से एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का टेंडन, ये दोनों जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कंडीशन में, जिसकी वजह से इन दोनों को यहाँ पे थिकनिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से शीट की हमारे पास ये दोनों टेंडन इन्वॉल्व होते हैं, और यहाँ पे एब्डक्शन और एक्सटेंशन में पॉलिसीज या आप कह सकते हैं थंब की वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, ठीक है। पिक्चर में भी इन्होंने ऐसे बताया एक्सटेंसर रेटिनाकुलम टेंडन है और इन्फ्लेम टेंडन इस एरिया से, ठीक है। यहाँ पे आप टेंडन इन्फ्लेम्ड हुए हुए और एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो होता है वो इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया इन्फ्लेम टेंडन शीट हुई हुई है, यहाँ पे जो मेनली उन्होंने बताया गया ना कि ये एरिया जहाँ पे आपकी टेंडन की जो शीट है, जो कवरिंग है, वो इन्फ्लेम्ड हुई हुई है। पिक्चर है बेसिकली फिंकलस्टीन टेस्ट की कि फिंकलस्टीन टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। ये मेनली ऐसे ही है, स्टार्टिंग पोजीशन ये है और फिर आपने यूं मूव करना है, तो इस रीजन में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या थिकनिंग है वहाँ पे पेन होगी। स्टेप्स बताया मैं कि ना बेंड करना है अपने फिंगर को, ठीक है, अक्रॉस द पाम, फिर आपने बेंड करनी है फिंगर्स ओवर द थंब, ओवर योर थंब, और फिर बेंड करनी है अपनी रिस्ट टुवर्ड्स द पिंकी फिंगर। तो ये हमारे पास फिंकलस्टीन टेस्ट परफॉर्म हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज है जिसमें ऑपोजिशन स्ट्रेच है, रेस्ट फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज है, ठीक है, आप फ्लेक्शन की तरफ लेके जाते हैं। ऑपोजिशन स्ट्रेच ये है कि आप दोनों फिंगर्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है रिस्ट रेडियल डेविएशन की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट एक्सटेंशन की एक्सरसाइज है, फ्लेक्शन के साथ साथ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म होती है, ठीक है। पाम डाउन कर्ल है हमारे पास बेसिकली ना
यहाँ पे ये आप पाम को नीचे की तरफ करके तो आप पूरा उसको कर्ल करते हैं, रोल करते हैं, ठीक है। और फिंगर स्प्रिंग है, ठीक है। आप स्प्रिंग या बैंड या आप हमारे घर में जो रबर बैंड्स होते हैं ना उसके थ्रू आप मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो फिंगर स्प्रिंग जो एक्सरसाइज होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइजेज होती है जो हम परफॉर्म करते हैं, पर वो यहाँ पे इतनी गिवन नहीं दी हुई, ठीक है। तो हम जब डिटेल्स में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो हम ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ हमारे जाए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।